नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लासेस आपकी फिजिक्स की चल रही हैं 12th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में और स्टेट बोर्ड राजस्थान बोर्ड इत्यादि के लिए जिनमें भी हिंदी मीडियम होता है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ तक मैंने आपको कराया था फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था। उसके बाद सतत आवेश वितरण कराने के बाद आइए सतत आवेश वितरण में मैंने आपको बताया था आवेश वितरण, आवेश घनत्व, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा रेखीय आवेश घनत्व है ना, रेखीय आवेश वितरण, और फिर पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व है ना, फिर इसके बाद आयतन आवेश घनत्व वितरण, ये सब चीजें आपने पढ़ ली है। आइए पढ़ते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले देखो एक डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग है आपकी रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है ना, ये तो पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत बल की बात करेंगे बाद में, पहले तो है ना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वो फिर आगे बताएंगे। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत बल। वैद्युत बल आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक तो आकर्षण का बल होता है और एक प्रतिकर्षण का बल होता है। वैद्युत बल दो प्रकार का है, आपको पता है। आकर्षण बल विपरीत आवेशों के बीच लगता है और प्रतिकर्षण बल समान आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो देखो रेखीय आवेश वितरण के कारण, तो रेखीय आवेश वितरण आपको पता है किसी तार पे होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कोई तार है ना, ये जैसे आपने बनाया था रेखीय आवेश वितरण में, और ये रेखीय आवेश वितरण है, यानी इस पर समान रूप से धनावेश मान सकते हो आप, समान रूप से वितरित है, बिखरा हुआ है। ठीक है, और डायग्राम आप अच्छे से समझेंगे। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष। तो इसके कारण देखो एक बार बताओ, इसकी लंबाई मान लो L है और इसका आवेश जो है कितना है, स्मॉल q। लेकिन आप एक सूक्ष्म भाग मानो, इसका सूक्ष्म भाग अब यदि आप मानेंगे तो आप समझ सकते हैं सूक्ष्म भाग की लंबाई आप कितनी मान लो dl, और सूक्ष्म भाग का जो आवेश है आप कितना मान लो dq। सूक्ष्म भाग की लंबाई dl, सूक्ष्म भाग का आवेश dq। इस सूक्ष्म भाग का जो स्थिति सदिश है, इस सूक्ष्म भाग का स्थिति सदिश जो है आप कितना मान लो वेक्टर r। स्थिति सदिश आप जानते हैं जो किसी बिंदु की स्थिति के बारे में दर्शाता है। तो इस सूक्ष्म आवेश का जो स्थिति सदिश है वो आपने कितना माना, वेक्टर r। बात क्लियर है। और एक यहाँ पे आप मान सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आपको निकालना है वैद्युत बल। भाई वैद्युत बल तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है ना, तो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण, तो ये इस तार पे रेखीय आवेश वितरित है समान रूप से, आप समझ सकते हैं। तो इसके कारण आपको वैद्युत बल निकालना है, लेकिन वैद्युत बल आप जानते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। तो आप देखोगे ये आवेश एक आपको यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो एक आवेश रखा है, वो कितना है, स्मॉल q। तो इसका भी स्थिति सदिश आपको बताना पड़ेगा कितना है, मान लो कितना है, वेक्टर r डैश। आवेश q है, मान लो ये बिंदु आपका a है, ठीक है, और ये बिंदु आपका b है। बिंदु b पर कोई आवेश रखा है स्मॉल q, जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है, वेक्टर r डैश। ठीक है, तो जो चित्र में दिख रहा है आप उसे समझ सकते हैं। भाई सबसे पहले तो आपके पास एक तार है ना, जिसकी सूक्ष्म लंबाई dl है और इसकी सूक्ष्म लंबाई पर आवेश कितना है, dq है। ये रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा, क्योंकि आवेश रेखा के अनुदिश बिखरा हुआ है, यानी लंबाई के अनुदिश बिखरा हुआ है, समझ सकते हैं ना आप लोग। और धनावेश बिखरा हुआ है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इस सूक्ष्म आवेश का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष आपने वेक्टर r माना। अब वैद्युत रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल निकालना है, तो कोई आवेश यहाँ भी रखा होना चाहिए जिसपे वैद्युत बल लगेगा इसके द्वारा। तो इस आवेश का स्थिति सदिश आपने माना वेक्टर r। ठीक है, तो स्थिति सदिश है ना उस तरफ होते हैं, बिंदु a का स्थिति सदिश वेक्टर r डैश, वेक्टर r उस तरफ है ना, एक ही तरफ है। बिंदु b का स्थिति सदिश वेक्टर r डैश, तीर का निशान किसी तरफ रहेगा, b की तरफ। ठीक है, तो ये सब जो भी आवश्यक बातें हैं वो आप देख लेंगे। मैंने रेखीय आवेश घनत्व आपको कराया था, रेखीय आवेश घनत्व को आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से।
ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो आपका रेखीय आवेश वितरण है, यानी जो तार है, मान लो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। इसका मतलब है इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश बिखरा हुआ है वो कितना आवेश बिखरा हुआ है, लैम्डा आवेश बिखरा हुआ है। ठीक है। तो एक नियम होता है जिसे सदिश त्रिभुज नियम कहते हैं, शायद मैंने बताया हो आपको पहले, अन्यथा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी का प्रयोग करेंगे सदिश त्रिभुज नियम से। ठीक है ना, सदिश त्रिभुज नियम से। देखो ये नियम कैसा होता है, सदिश त्रिभुज नियम, है ना। मैंने बताया होगा आपको, आप पहले ओ से ए पर जाएं। ठीक है, मान लो आपको बी पे जाना है, तो आपके पास दो रास्ते जो हैं, आप पहले ओ से ए पे जाएंगे और फिर ए से कहाँ जाएंगे, बी पर। बात क्लियर है, एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि आप डायरेक्ट ओ से कहाँ चले जाएं, बी पर। तो देखो आप पहले ओ से कहाँ जा रहे हैं, ए पे, और ए से फिर कहाँ जा रहे हैं, बी पर। बात क्लियर है आपको, एक रास्ता आपका कंप्लीट हुआ, बी पे चले गए आप। दूसरा रास्ता आपका क्या है कि आप ओ से डायरेक्ट कहाँ चले जाएं, बी पे चले जाएं। बात क्लियर है। तो यहां से आप ए बी निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद देखो आप वेक्टर ए बी आपको कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ बी कितना है आप देख के बताओ, वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर आर डैश। वेक्टर ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, वेक्टर आर। बात क्लियर है आपको। तो ये आपका क्या निकला है, वेक्टर ए बी। अब देखो एक बात 11th में आपको पता होनी चाहिए, 11th में पढ़ी थी आपने, जो कोई भी सदिश होता है, मान लो वेक्टर ए है कोई सदिश, और इसका परिमाण आप निकाल रहे हैं, तो इस पे मॉडुलस लगा देंगे, है ना, निर्देश का निशान, तो इसका परिमाण निकल जाता है, और परिमाण के बाद वेक्टर हट जाता है। 11th की बात है। तो मुझे इसका परिमाण निकालना है, तो इस पे ए बी पे वेक्टर थोड़ी ना लगेगा फिर, और इसका परिमाण कब निकलेगा, जब आप वेक्टर ए बी का क्या ले देंगे, मॉडुलस ले देंगे। तो आप वेक्टर ए बी का मान रखो, वेक्टर ए बी का मान लीजिए ना, तो वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर, मॉडुलस लगा रहेगा। तो ये क्या है, वेक्टर ए बी का परिमाण निकल गया ए बी। बात क्लियर है। अब देखो आपको वैद्युत बल निकालना है इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के, यानी इस पूरे तार के कारण, है ना, आवेश के ऊपर, बिंदु बी पर रखे आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल आपको निकालना है। तो पता है क्या करेंगे, सबसे पहले इस सूक्ष्म लंबाई जो dl है, सूक्ष्म लंबाई आवेश, और इसका आवेश कितना है dq, इस छोटे से आवेश dq के कारण बिंदु के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे, और फिर उसके बाद की बात बाद में। ठीक है, देखो तब सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म आवेश अवयव या सूक्ष्म आवेश कह दो बस, तब सूक्ष्म आवेश dq के कारण, तब सूक्ष्म आवेश dq के कारण, देखो ध्यान देना, बिंदु बी पर तो रखा है आवेश, क्यों, बिंदु बी पर रखे आवेश, है ना, स्मॉल q पर लगने वाला बल, लगने वाला कैसा बल, वैद्युत बल। और आपको पता है वैद्युत बल आप कहां से निकालते हैं, वैद्युत बल आप निकालते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम का नियम तो आपको बताइए सबको क्या होता है, वेक्टर फॉर्म बताओ कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ इनके बीच कोई माध्यम कोई भी हो सकता है, निर्वात वायु नहीं है, तो एप्सिलॉन आएगा, केवल एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा। ठीक है, इनटू आपको पता है क्या आता है, Q नॉट, यही तो आता है, लेकिन यहाँ पे Q के स्थान पे क्या आएगा, dq। भाई dq के कारण निकाल रहे तो पहला आवेश तो dq है, और दूसरा आवेश क्या है आपका q, तो यहाँ आएगा dq इंटू q अपॉन क्या होता है, r क्यूब इंटू वेक्टर r, यही तो होता है। तो r क्यूब, r क्या होता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है r, लेकिन यहाँ पे दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, वेक्टर ab, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ab का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर नहीं आना, यहाँ पे आता है वेक्टर, होता है ना भाई सूत्र, क्या होता है, वेक्टर f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 या q नॉट, वो जो मूल सूत्र होता है। यहाँ पर आता है r क्यूब इंटू वेक्टर r, तो वेक्टर वाली तो यहाँ ना है, तो वेक्टर r की जगह क्या है, वेक्टर ab, और r की जगह क्या लेंगे, ab, क्योंकि दोनों बिंदु दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, ab। बात समझ रहे हो, ab का मान रख दो। लेकिन एक बात हो रही है, सूक्ष्म के कारण निकाल रहे, तो यहाँ dq आया ना, तो एक काम करो यहाँ भी df लिखो, क्योंकि f तो पूरे वाला बल मानेंगे, लेकिन सूक्ष्म बल को आप क्या मान लो, df। तो एक काम कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आप देखो क्या करो, ab का मान रख दो और वेक्टर ab का भी,
दोनों के मान रखो, ठीक है। तो आप जानते हैं मान क्या होता है। एक काम और कर लो, आपको मैंने पढ़ाया था रेखीय आवेश वितरण के साथ साथ रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था। तो वहां पर सूक्ष्म के लिए रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र मैंने आपको बताया था। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है dQ/dl, पढ़ा था ना आपने। लैम्डा क्या होता है, dQ/dl। तो यहाँ से आप dQ का मान वो रख देंगे, dQ का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl। तो आप देखो df कितना आ जाएगा आपको, 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन। देखो dQ का मान रखो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl, और इंटू में क्या है q अपॉन ab का मान। ab का मान देखो ये रहा, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r, और इसकी घात कितनी है 3। यहाँ पे देखो वेक्टर ab है, वेक्टर ab का मान कितना है, वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। बात क्लियर है। ab का मान कितना है, वेक्टर ab का वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। बात समझ आ रही है आपको। तो ये आपका वेक्टर df है, समझिए आप। अब देखो ये सूक्ष्म के कारण था, लेकिन हमें निकालना है संपूर्ण के कारण, यानी इस पूरे तार के कारण, यानी रेखीय आवेश वितरण के कारण। ठीक है, देखो लिखता हूं मैं, तब संपूर्ण है ना, किसके कारण निकालना है, तब संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, तब संपूर्ण आवेश है ना, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण। और क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, आवेश के ऊपर लगने वाला कारण, आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है ना, वैद्युत बल आप पूरा लिख देंगे। देखो एक बात आपको मैं बता दूं, आप पढ़ेंगे 12th क्लास में मैथमेटिक्स में, अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, थोड़ा बहुत आप शायद जानते ही हो। समाकलन क्या करता है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो सूक्ष्म होता है उसे संपूर्ण बना देता है, जो कैसा होता है, स्मूथ होता है, उसे कंप्लीट बना देता है, जो समाकलन होता है। तो देखो ये जो सूक्ष्म बल है आपके पास, भाई वैद्युत बल कैसा है, सूक्ष्म आवेश dQ के कारण है, तो सूक्ष्म बल ही हुआ। तो ये संपूर्ण बल कैसे बनेगा, जब आप इस dF का यानी सारे का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म के कारण था ये, इसलिए d लगा हुआ है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे संपूर्ण के कारण तो d तो हट जाएगा, तो वेक्टर f कितना आ जाएगा, तो मैंने बताया समाकलन हो जाएगा यदि इसका, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण के कारण। तो देखो समाकलन का निशान इस प्रकार होता है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, 11th वगैरह में पढ़ा हो फिजिक्स में। तो ये क्या है, समाकलन का निशान, समाकलन हो जाएगा। और समाकलन भी 3 प्रकार का होता है, एक तो रेखीय समाकलन, एक पृष्ठीय समाकलन, और एक आयतनीय समाकलन। तो यहाँ पे देखो रेखीय आवेश वितरण के कारण है ना, तो रेखीय समाकलन होगा, और रेखीय समाकलन में यहाँ L लिख देते हैं। L का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखीय। आप बस सारा ऐसे लिख दीजिए, तो संपूर्ण के कारण निकल जाएगा। तो इसका मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा कितना है, लैम्डा dl इंटू 2 अपॉन वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r, और इसकी पावर कितनी है 3। यहाँ पे कितना है, वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। बात क्लियर है आपको। तो समाकलन का एक गुण और याद रखेंगे, समाकलन का भी और अवकलन का भी, कि इसमें जो नियतांक होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो नियतांक बाहर निकल आएगा, नियतांक क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको पता है ना कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी जो बच जाएगा ना, और क्यू भी बाहर आ जाएगा। क्यू भी क्या है, एक नियतांक तो है, आवेश तो है, तो ये बचेगा सिर्फ आपका लैम्डा इंटू dl। ठीक है ना, तो ये कितना बच जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन ये कितना है, मॉडुलस के साथ है रखिए, तो लैम्डा dl तो ऐसे रखो, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r, और इसकी घात कितनी है 3, और यहाँ पे वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। बात क्लियर है। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये क्या था, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। बात समझ में आई आपको, आपको बताइए। ठीक है, तो वेक्टर F क्या है, इस संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन में चलते हैं। तीन डेरिवेशन है एक जैसे, तीनों एक जैसे ही हैं लगभग।
तो ये क्या था, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। अगला क्या है आपका, देखो ये तो रेखीय आवेश वितरण के कारण था, अगला आपका हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। ठीक है ना, तो जो जो चेंज होगा मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और इसके बाद देखो कहाँ कहाँ चेंज होगा, बाकी ये सब सारा सेम रहेगा, ठीक है। सूक्ष्म आवेश के कारण ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। जो चेंज होगा वो केवल यहाँ पे चेंज होगा और एक चेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो जो सेकंड डेरिवेशन है पृष्ठीय आवेश वितरण का, बिल्कुल आपका लगभग सेम सही है। यहाँ पे रेखे शब्द है, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और कहाँ है रेखे शब्द, रेखे की जगह पृष्ठीय शब्द आ जाएगा बस, और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होगा बस, ठीक है ना। तो मेन डेरिवेशन जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल आप कर लेंगे अपने आप। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ जब भी। तो ये क्या था, पृष्ठीय आवेश वितरण, तो रेखे के स्थान में क्या आ जाएगा, पृष्ठीय। यानी आपका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। चित्र थोड़ा बदलेगा, देखो चित्र देख लो आप। पृष्ठीय आवेश के लिए कल मैंने आपको याद होगा एक पृष्ठ बनाया था, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये पृष्ठ है कोई आपका। अब देखो इस पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है धनावेश, लेकिन इसका कोई छोटा सा भाग होगा, है ना, ये वाला मान लो इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से बना दोगे बस, और कुछ नहीं। मान लो बिंदु कौन सा है ये, मान लो बिंदु कौन सा है, और यहाँ पे समान आवेश बिखरा हुआ है, धनावेश। यानी पूरे पृष्ठ पर समान रूप से धनावेश बिखरा हुआ है, और ये बिंदु मान लो कौन सा है, ए, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, बी। बात क्लियर है आपकी, सब कुछ सेम है। इसका मान लो ये जो सूक्ष्म है क्षेत्रफल, भाई पूरा क्षेत्रफल तो ए होगा, लेकिन सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लो कितना है, डी ए। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका आवेश मान लो कितना है, d2। पूरे का आवेश मान लो कितना भी हो, लेकिन सूक्ष्म का आवेश कितना है, d2। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस पृष्ठ पर, पृष्ठ के सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर जो आवेश है d2, इसके कारण बिंदु B पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे, ठीक है। तो जो सूक्ष्म आवेश के कारण बल लग रहा है वो बल भी कैसा होगा, सूक्ष्म बल। तो इसी तरीके से देखो यहाँ तक बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वेक्टर r डैश सब कुछ सारा सेम है। इसके बाद देखो तब सूक्ष्म आवेश dq के कारण, भाई dq है ये आवेश, देखो बिंदु B पर रखे आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल बिल्कुल सेम है। देखो df, वेक्टर df कूलाम के नियम की सहायता ली आपने, तो आप लिख सकते हो कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम की सहायता ले लेना आप लोग, कूलाम के नियम से। बात क्लियर है। तो वेक्टर df हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म आवेश के कारण है dq के कारण, इसलिए आप df कह रहे हैं। d का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। 1/4πε इंटू dq इंटू 2। भाई इसके एक तो आवेश पहला ये है और दूसरा आवेश q है, तो पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, अपोल में दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी जाती है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी आपको दी है ना, ab। तो यहाँ पे ab का होल क्यूब, और यहाँ क्या होता है, वेक्टर ab। ये वेक्टर r है ना, यहाँ r क्यूब होता है, यहाँ वेक्टर r होता है। कूलाम के नियम की सदिश रूप को आप देख लेंगे, ठीक है। देखो परिवर्तन क्या होगा है, ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ आ रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पृष्ठीय आवेश घनत्व सूक्ष्म के लिए। सूक्ष्म के लिए बात करें क्या होता है, dq/dA होता है। क्या होता है, dq/dA। तो देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर dq/dA होता है। तो dq बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू dA। तो यहाँ पे देखो dq का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू, है ना, dA। बात क्लियर है। dq के स्थान पे सिग्मा इंटू dA आ जाएगा, क्यों आपका ऐसे रहेगा। और वेक्टर ab का मान रखा, और साथ में वेक्टर ab का, कहां से, ab का मान यहां से, वेक्टर ab का यहां से। बात यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। तब संपूर्ण पृष्ठीय आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तब संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आवेश स्मूथ के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल बिल्कुल सेम रहेगा। जब संपूर्ण के कारण है तो d तो नहीं आएगा, अब d हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो वहां पे रेखीय के लिए था, लेकिन यहाँ पे पृष्ठीय के लिए है, तो पृष्ठीय समाकलन करोगे। पृष्ठीय समाकलन का मतलब एरियल, एरियल का मतलब एरिया, ए का मतलब क्या होता है, एरिया, है ना। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये पृष्ठीय समाकलन है। देखो यहाँ पे जो चेंज हुआ था क्या था, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, बाकी सारा सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पे भी एल के स्थान में क्या आ जाएगा, ए, क्यों तो बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, सिग्मा इंटू डी। इस तरीके से जो आपका सेकंड डेरिवेशन है वो भी कंप्लीट हुआ।
जो क्या था, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। ठीक है, आप इसे भी नोट कीजिए। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए फिर आगे चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखो थर्ड वाला है आपका आयतनीय आवेश वितरण के कारण। तो पृष्ठीय के स्थान में क्या जाएगा, आयतन। तो आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। ठीक है ना। साथ में चित्र आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस ऊपर से यहां से बदलना है चित्र, बाकी सब कुछ सेम रहना है। ये यहां तक सब सेम रहेगा और ये सब कुछ सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन है ना वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक डेरिवेशन आप तैयार कर लें, सेकंड और थर्ड आपका खुद पे खुद हो जाएगा। देखो यहाँ पृष्ठीय के स्थान में क्या आ जाएगा, आयतन ही आ जाएगा, है ना। और यहाँ ए के स्थान पर भी कुछ परिवर्तन होगा, साथ में यहाँ परिवर्तन होगा। ठीक है, बस ये थोड़े परिवर्तन होने हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, आयतन। मैंने बताया था ना आयतन आवेश घनत्व, तो यहाँ आएगा आयतन, है ना, आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। तो देखो सबसे पहले आप एक वो बना दो घन। घन क्या है, आयतन आवेश वितरण का ही तो उदाहरण है, क्योंकि इसमें त्रिविमीय होता है घन, है ना। तो त्रिविमीय आप एक घन बना दो इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो अब देखो इसके अंदर भी एक छोटा सा घन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस घन की मान लो जो आयतन है वो कैपिटल बी है, इस घन में जो आवेश है वो कितना भी है, लेकिन हम तो सूक्ष्म के लिए करते हैं ना। तो सूक्ष्म के लिए बात करो, एक घन छोटा सा और बना दो इसके भीतर, है ना, इस तरीके से। तो मान लो इस घन का आयतन कितना है, डी। इस घन में मान लो आवेश कितना है, डी क्यू, है ना। और इस घन का जो स्थिति सदिश है इस तरीके से आप बना लोगे, वो कितना है, मान लो स्थिति सदिश, है ना, सीधा बना लेना आप। हालांकि आपको बनाना नहीं है, नोट्स में से आप देख लेंगे, बस समझने के लिए। तो इसका स्थिति सदिश कितना माना आपने, इस सूक्ष्म आवेश डी क्यू का छोटे से घन का वेक्टर आर, और यहाँ से आप इसके इन दोनों के बीच की दूरी आप कितनी मान लेंगे, वो तो आपको पता ही है, वेक्टर ए बी। ये बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, मान लो कितना है, ए। बात क्लियर है, बस ये परिवर्तन होना है चित्र में। ठीक है, इसके बाद देखो ये सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक। तब सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण बिंदु बी पर रखे आवेश, यानी इस घन का जो सूक्ष्म आयतन है ना डी, और इसका आवेश कितना है, डी क्यू, है ना। और इस घन का एक समान रूप से धनावेश दिख रहा है, तो आप धनावेश भी बना दो, है ना। तो आप थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे अपने हिसाब से, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से आप देख लेंगे अच्छे से। तो देखो सूक्ष्म आवेश डी क्यू, ये जो छोटा आवेश है डी क्यू अंदर वाला, है ना, अंदर वाले घन पे जो है छोटे घन पे, उसके कारण बिंदु बी पर रखे आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आप जानते हैं, है ना। लेकिन वेक्टर आर के स्थान में यहाँ क्या आ रहा है, वेक्टर ए बी, क्योंकि आप जानते हैं डी क्यू और क्यू के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, वेक्टर ए बी, यानी ए बी। तो यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ वेक्टर ए बी आ जाएगा, और यहाँ बिल्कुल सब कुछ सेम है। ठीक है, परिवर्तन सिर्फ यहाँ होगा। देखो ये आयतन आवेश वितरण है, तो आयतनीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। आयतनीय आवेश घनत्व मैंने बताया था आपको, इसे आप रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है डी अपॉन, क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी। ठीक है ना भाई। देखो डी क्यू अपॉन डी एल होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है डी क्यू अपॉन डी ए, और आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी बी। तो यहाँ से देखो डी क्यू क्या आ जाएगा, रो इंटू डी बी ना जाएगा, फिर डी क्यू क्या आ जाएगा, रो इंटू डी बी, और साथ में आपका क्यू तो है ये ना, बाकी सारा सेम रहेगा। फिर देखो तब संपूर्ण, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयतन। तब संपूर्ण, है ना, आयतन आवेश वितरण के कारण आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल। परिवर्तन सिर्फ यहाँ होगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, रो इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आया, केवल रो इंटू डी। बात क्लियर है। बाकी देखो यहाँ पे आयतन वाला घन वो लेना है समाकलन, तो यहाँ पे v आ जाएगा। v को v का मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। यहाँ पे v आ जाएगा, और यहाँ पे आप रो इंटू डी कर दोगे, और ये q आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि नियतांक समाकलन से बाहर आ जाते हैं, बताया था मैंने। तो आपका इस प्रकार ये थर्ड वाला डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराए। पहला डेरिवेशन है आपका रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर, है ना, रखे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। फिर पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण कराया, और फिर आपका आयतन आवेश वितरण के कारण मैंने आपको कराया। 3 डेरिवेशन करे, जिसमें आपने एक डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया तो बाकी के 2 आप अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और धीरे धीरे साथ साथ आप लर्निंग वर्क भी जरूर करते चलेंगे। और जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उस टॉपिक को आप बुक से जरूर पढ़ा करेंगे। मैंने कहा था बुक ले लेंगे नगीन एडिशन कुमार मित्तल की, और वो बुक से आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बोर्ड ही नहीं, आप नीट, IIT और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल तक की बात सोचने लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तैयार करते चलेंगे टॉपिकों को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।